सो गुड नून गाइस। आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में। हमने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट खत्म कर लिया था और ये हमारी यूनिट जो फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर की, उसका लास्ट टॉपिक है और जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है और डेप्रिसिएशन की पूरी अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों के बारे में अभी हम अपने इस वाले लेक्चर में समझेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट यूनिट है उसका एक तरह से समझ लीजिए लास्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन को हम शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स के नाम से चैप्टर है ये। तो देखिए बात क्या है, बात यह है कि फिक्स असेट्स, जितनी भी कंट्री में किसी भी कंट्री में फिक्स असेट्स होती हैं उनकी कुछ दो विशेषताएं होती हैं कि तो फिक्स असेट्स है ना, फिक्स असेट्स को हम कैपिटल जनरेशन भी बोल सकते हैं, यानी कैपिटल कितनी जनरेट हो रही है किसी भी कंट्री में। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप इनकम टैक्स में मान लीजिए जब हम कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं तो क्या होता है, एक साइड होती है हमारी इनकम और एक साइड होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। जितनी भी इनकम होती है इसमें से सारे तरह से एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाते हैं। तो जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके एक्सपेंसेस ज्यादा से ज्यादा शो हो सके ताकि जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो कम बने। तो और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, टैक्स अथॉरिटीज, वो क्या चाहते हैं, टैक्स अथॉरिटी इन जो डिडक्शंस है इनको कट करते रहते हैं। टैक्स अथॉरिटीज इन डिडक्शन को काटते रहते हैं। वो इसलिए इन डिडक्शंस को काटते हैं ताकि भाई टैक्स की लायबिलिटी वो ज्यादा से ज्यादा बन सके। तो मान लीजिए कोई एक एक्सपेंसेस था सैलरी का जो आप लिखना भूल गए, तो टैक्स वाले कहेंगे कोई नहीं, लिखना भूल गए, जितना टैक्स बनता है उतना दे दो। कोई भी एक्सपेंसेस था जो आप लिखना भूल गए तो टैक्स वाले उसे लगाएंगे नहीं। एक डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है, अगर आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त डेप्रिसिएशन को नहीं लगाया तो टैक्स अथॉरिटीज कहेंगी श्रीमान जी आप गलती से ना डेप्रिसिएशन लेस करना भूल गए, प्लीज इसको लेस करके टैक्स क्लेम करिए। ठीक है। डेप्रिसिएशन किसी भी कंट्री की जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए हर कंपनी को, एक कंपनी के पास कितनी, सॉरी एक कंट्री के पास कितनी फिक्स असेट्स हैं, कितनी कैपिटल है, इसका सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। और इस चीज का सही अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। लाइक कोई असेट्स आपने परचेज करी 1 लाख रुपए की, अब वो ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी और जो उसकी वैल्यू कम हो रही है ईयर बाय ईयर उसे ही हम प्यार से क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो कुछ फिक्स असेट्स ऐसी हैं जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं होता। ठीक है। तो वो कौन कौन सी है, जैसे लैंड। जो भी चीज आपको नेचर ने दी है जनरली से उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड है। लैंड की वैल्यू कम नहीं होती, लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन लैंड की वैल्यू कभी कभार कम भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक हाईवे जा रहा है, यहां मेरी जमीन थी इतनी सारी, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू 5 करोड़ है और थोड़े दिन बाद इसकी वैल्यू 50 लाख हो गई। ये पॉसिबल है पॉसिबल। यहां से आप है ना रेल की लाइन निकाल दो, अब इस जमीन की वैल्यू क्या रह गई, रेल की अगर लाइन चली गई तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। हाँ जी बेटा, रेल क्या होता है, ट्रेन की लाइन कहीं से भी चली जाए, रेलवे स्टेशन वैल्यू इंक्रीज करते हैं लेकिन रेल लाइन इटसेल्फ वैल्यू को बहुत हद तक डेप्रिसिएट कर देते हैं। लाइक अभी आप यहाँ पे होटल खोल सकते थे इस वाली जगह में,
आप पेट्रोल पंप खोल सकते थे, कुछ भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर सकते थे। अब आपका कनेक्शन ही टूट गया है बीच में से, ठीक है ना। अभी मेरे एक नोन में है, हमारे रिश्तेदारी गोकलगढ़ में, तो उनके गांव से गोकलगढ़, तो जब उनके गांव से रेल की लाइन निकली तो कुछ जमीन, मेरे फूफा जी लगते हैं उनकी, रेलवे लाइन की उस साइड चली, उसका कहीं से एक्सेस ही नहीं है, वो बिल्कुल जीरो वैल्यू बन गई उसकी। एक टाइम में बहुत सारी वैल्यू थी, लेकिन अब जीरो वैल्यू होगी, उसका एक्सेस ही नहीं बचा कहीं से। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इस जमीन का कहीं से रास्ता ही ना हो आने के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हर वो एक डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं, वो एक जनरल पार्ट में मैं बात कर रहा था। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गाइज कि पहले बात तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, कि जो आपकी वैल्यू ऑफ असेट्स है उसमें जो डिक्रीज आ रहा है वो। नंबर सेकंड, कि जो डेप्रिसिएशन है वो टेंजिबल फिक्स असेट्स पर लगता है, टेंजिबल फिक्स असेट्स पर चार्ज होता है। लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लग जाता है, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा जी जो डेप्रिसिएशन है वो एक प्रोसेस है एलोकेशन का, ना कि वैल्यूएशन का। यानी डेप्रिसिएशन पूरी जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है उसको डेप्रिशिएट करा जाता है, नॉर्मल उसमें मतलब बांट दिया जाता है वैल्यूएशन में। ठीक है, एक चीज होती है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के कारण क्या क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन लगता है। तो सबसे पहला है कांस्टेंट यूज, किसी भी चीज को जब आप यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू में है, नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण जो वो उसकी वैल्यू वो डाउन जाती रहती है। अगला है इफेक्ट ऑफ टाइम, कि जब भी आप किसी चीज को टाइमली, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू है जो वो कम होती चली जाती है। मान लीजिए आप एक कार लेके आए और आप उसे बिल्कुल ना चलाएं, अपने घर पे लाके खड़ी कर ले, तो क्या उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन नहीं होगा, होगा, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, आप एक कार लाए और 3 साल तक उसे चलाओ ना, नहीं कि नहीं घर पे खड़ी रखो, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, उसके टायर भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला है एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, कई बार क्या होता है हमने कोई लीगल राइट लिए होते हैं, चाहे कि हमारे पास कोई पेटेंट है, हमारे पास कुछ इस तरह की चीज है, तो उन लीगल राइट के एक्सपायरी होने के बाद हमारी जो वैल्यू है उसकी कम हो जाती है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, आपने कभी, हाँ जी, हाँ फोन की वारंटी खत्म हो जाती है। जैसे फोन में ही अगर आप बात करें कि भाई फोन की वो क्या है, भाई वैल्यू क्या है, तो अगर कोई वारंटी पीरियड हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, नहीं है तो नहीं होती। आपने कभी फोटोकॉपी करवाई होगी तो कई बार है ना लोग कहते हैं जेरोक्स करवा दो इसकी, तो जेरोक्स का मतलब क्या होता है, कई बार बोलते होंगे ना आप लोग कि इसकी जेरोक्स कर दो। फोटोकॉपी, और देखो क्या है कि जेरोक्स करना और फोटोकॉपी करना में अंतर सिर्फ इतना ही है कि जब आप सुबह कहें कि टूथपेस्ट कर लो और कोलगेट कर लो। जेरोक्स क्या है, एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, जिसने इनोवेशन करा था फोटोकॉपियर मशीन का। तो इनके पास इसका पेटेंट राइट था फर्स्ट 15 ईयर्स के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में केवल जेरोक्स की मशीन ही वो फोटोकॉपी करती थी। ठीक है ना। तो आज के टाइम तो मैक्सिमम मशीन कैनन की होती है, लेकिन हम करते ही हैं ये जेरोक्स कर दो। ठीक है ना, क्योंकि उसको उसके नाम से करा जाता है। तो जेरोक्स की वैल्यू तब तक बहुत ज्यादा थी, तब तक वो लीगल राइट्स में, लीगल उसमें थे, उसके बाद कम हो गई। हालांकि एग्जांपल हालांकि मेरे वैसे ध्यान आ गया, लेकिन जब भी हम कोई लीगल राइट्स वगैरह, जैसे आपने बताया फोन की वारंटी वगैरह खत्म हो जाती है, तो उसमें हम वो करते हैं। अगला है एक्सीडेंट, नॉर्मल मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, तो भी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन का ये भी एक कारण होता है। अगला है ह्यूमन मिस्टेक, ऑब्सोलेंस, फॉल इन प्राइस, डिप्लेशन। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से किसी भी असेट्स की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। अब डेप्रिसिएशन का फायदा क्या है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि डेप्रिसिएशन जब आप लगाते हैं तो आपको एक सही ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नजर आता है। अब देखिए वो क्यों है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, कि एक मशीन आपने आज परचेज करी और उस मशीन को आप यूज कर रहे हैं,
और आप उस मशीन को ईयर बाय ईयर यूज कर रहे हैं, तो उस मशीन की अगर आप पूरी कॉस्ट एक साल पर ही लगा देंगे तो भी गलत है। और आपने मशीन यूज करी आज, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट ये है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने एक 5 लाख रुपीज की मशीन परचेज करी और उसको आपने किस में रख दिया, असेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं आया। अब इसको यूज करते गए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ आके मशीन खराब हो गई, ठीक है ना, और आपने सीधा लिख दिया भाई मेरी एक 5 लाख की मशीन है वो खराब हो गई है, तो 5 लाख का आपने सीधा दिखा दिया लॉस। तो इस साल का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो तो गर्त में चला जाएगा बिल्कुल, है ना। एक ऐसा लॉस, भाई खराब खराब तो नॉर्मल वियर एंड टीयर पे हुई है, तो जो ये 5 लाख की मशीन खराब हुई उसका कुछ हिस्सा जाना चाहिए इस साल पे, कुछ हिस्सा चार्ज होना चाहिए इस साल पे, कुछ इस साल पे, कुछ इस साल पे, वही तो एक सही टेक्निक है ना। बात समझ में नहीं आ रही है? तो इसलिए सही प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करने के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको जो सामान आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सामान आप बना रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए भी डेप्रिसिएशन चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के लिए डेप्रिसिएशन जरूरी है, और बाकी सारी चीजें इनके लिए डेप्रिसिएशन जरूरी होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में, कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है और किस तरह से काम करती है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं डेप्रिसिएशन को लगाने के। तो यहां से हमारा समझ लीजिए आप, मेन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फ्रॉम हेयर शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एमबीए में जनरली मैंने क्वेश्चन देखे आते हुए, तो एएफएम में एक 16 नंबर का क्वेश्चन फुल फ्लेज डेप्रिसिएशन से दे देते हैं, या वरना ऐसे देते हैं 8 नंबर का एक क्वेश्चन दे देते हैं 16 के 2 पार्ट बनाते हुए 8 नंबर का एक क्वेश्चन दे देते हैं, और एक 8 का दूसरा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं। 90% आपको एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, कई बार दोनों थ्योरी भी मिल जाती है और कई बार दोनों प्रैक्टिकल भी मिल सकते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ना। प्रोबेबिलिटी कम होती है, ऐसा नहीं मिल ही नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी कम है, मे भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो हमने देखा है उसमें कम चांसेस होते हैं, लेकिन कई बार आ भी जाते हैं। कॉमर्स में तो अक्सर आ जाते हैं, एमबीए में जनरली से नहीं आते, लेकिन बहुत बार दे देते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेथड है जो आपको बहुत ढंग से सीखना है, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला मेथड है हम उसको बोलते थे प्यार से WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसको बोलते डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पहला, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड SLM, और WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये दो ही मेथड है जो आपके एमबीए के सिलेबस में है, ठीक है। देखो दो चीज है, एक तो जो आपके सिलेबस में है और एक जो टोटल मेथड है। तो मैं टोटल मेथड दिखूंगा, उसके बाद सिलेबस में हमें पढ़ने दो ही हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए और कौन कौन से मेथड है। तो एक मेथड होता है एनयूटी मेथड, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने ये पढ़ रखा होगा, एनयूटी मेथड। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। फिर इसके बाद है रिवैल्यूएशन मेथड। फिर है एक डिप्लेशन मेथड,
एक होता है मशीन आवर रेट मेथड, और फाइनली होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। देखिए ये आपके कोई काम के हैं नहीं, इनको सिर्फ पढ़ने के लिए यूज में रखिएगा। हमारे काम के सिर्फ ये दो मेथड है। तो ये तो है जो होते हैं और ये है जिनको हमें पढ़ना है। तो हमें मेनली दो ही मेथड पढ़ना है, एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड जिसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हम दोनों मेथड में अंतर समझते हैं, क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों समझेंगे यहां से। सबसे पहले मेथड में हम दो मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए होता क्या है स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि ये जो डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी वो एज इट इज चलेगी, जस्ट स्ट्रेट लाइन चलेगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमने कोई असेट्स है, उसकी जो कॉस्ट है, यानी हमने वो असेट्स खरीदी, वो खरीदी 1 लाख रुपए में, और इस पर हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब ये जो पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो रहेगा 1 लाख का 10%, यानी कि 10,000। अगले साल भी वो कितना होगा, अगले साल भी कितना होगा, एंड सो ऑन। तो ये पहले साल के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, और ऐसे ही 10वें साल के लिए भी कितना होगा, 10,000 रुपए। यानी कि हर साल 10,000 रुपए चार्ज होते चले जाएंगे, और 10 साल के बाद जो मशीन की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। ठीक है, यानी खत्म। तो ये होगा स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, यानी जो डेप्रिसिएशन पहले साल है वही डेप्रिसिएशन आखिरी साल तक चलता रहेगा। ये बड़ा आसान है ये सिस्टम। नहीं नहीं, उसका नहीं लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट इसका ही 10% हर साल चार्ज होगा, इसका 10% हर साल चार्ज होगा। अगला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें हम ये करते हैं कि मान लीजिए हमारी कॉस्ट है कितनी, 1 लाख, और हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट 10%। तो इसमें हम ये करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 1 लाख का 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। और अभी जो हमारे पास वैल्यू बची वो बची 90,000। तो अगली बार जब हम कैलकुलेट करेंगे 10% तो किसका करेंगे, 90,000 का। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 9,000, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 81,000। अब 81,000 का हमें क्या कैलकुलेट करना है, 10%। तो ये आ जाएगा 72,900। ठीक है, अब आगे इसका, और आप ऐसे ऐसे इसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, और यहां पे जब आप कैलकुलेट करते आएंगे तो मशीन की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये दो तरह के मेथड हो गए हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड वो हैं जो हमें एमबीए के लिए अभी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इन मेथड को समझेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड को, फिर हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं, फिर हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की क्या क्या
डिमेरिट सम, फिर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे चलेंगे। हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को समझेंगे और फिर हम समझेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स है। तो ये सारी चीजों को हम कंसीडर करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन बोल लो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करा जाता है? तो देखिए, या तो जो ईयरली डेप्रिसिएशन है आपका, वो आपको सीधा एक फ्लैट रेट मिलेगी। अगर फिर भी वो फ्लैट रेट ना गिवन हो तो ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर या एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। देखिए, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। मैंने कहा मैंने ये कोई असेट्स खरीदी, लाइक समझिए आप ये इसकी जो कॉस्ट है वो है 1,00,000 रुपए, ठीक है ना। 5 साल तक ये यूज होनी है। तो बताओ 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना बना? 20,000 रुपए, अगर ये जीरो बिकेगी तो। मैंने कहा 1,00,000 रुपए कॉस्ट है, लेकिन सॉरी 1,00,000 रुपए कॉस्ट है, लेकिन 5 साल के बाद ये 20,000 में बिक जाएगी। तो मुझे ये एक्चुअली में कितने की पड़ी? 80,000 की, है ना। और 80,000 की मुझे पड़ी और डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा इसको? 5। तो वही क्या आ जाएगा मेरा? ईयरली डेप्रिसिएशन। और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ असेट्स रेट मल्टीप्लाई बाय 100, वो तो हम करके कर ही सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन में पूछा, एंट्रीज क्या क्या होती है जर्नल एंट्रीज डेप्रिसिएशन के लिए, एक बार हम उनके बारे में बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, एंट्रीज क्या क्या होती है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में। सबसे पहले जब भी आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं सम बेसिक जर्नल एंट्रीज। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कुछ बेसिक जर्नल एंट्री के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, जब भी आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम किसके बारे में बात करते हैं? परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई फिक्स असेट्स परचेज करेंगे, जब भी आप कोई फिक्स असेट्स परचेज करेंगे तो जो एंट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि देखो, जब भी हम कोई चीज परचेज करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा या हमारे पास से कैश जाएगा? जाएगा। तो जब भी हमारे पास से कैश जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो जो भी फिक्स असेट्स आपने परचेज करी है वो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जितने भी रुपए से हैं, ठीक है। ये आपको कहीं भी लिखनी नहीं है, हमें अकाउंट बनाना है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगला जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे साल के अंत में असेट्स पे, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, तो जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी आपकी फिक्स असेट्स है जिसपे भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जैसे ही हम कोई असेट्स बेचते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, ठीक है। अगर जो असेट्स हमने बेची है उस पे अगर हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है। इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है
तो एंट्री क्या हो जाएगी, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L। और अगर इफ लॉस, अगर हमें लॉस हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L डेबिट टू फिक्स असेट्स। तो ये कुछ बेसिक सी एंट्री हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल आसान सा, और उस क्वेश्चन के बाद आप समझ पाएंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कैसे हम बनाते हैं, किस तरह से हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, मैं आपके ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूं उसे, और वैसे मैं यहाँ भी इंसर्ट कर लूंगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे कि कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो भी हमने करा है उसमें समझने वाली बात यह है कि डेप्रिसिएशन होता है कोई भी असेट्स का नॉर्मल वियर एंड टियर, कि जब भी उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेनली दो तरह के मेथड है। हमारे जो एमबीए में काम आ रहे हैं वो दो तरह के मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये हमारे पास दो तरह के मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। और अब उसके बाद हम इनके जो भी क्वेश्चन है थोड़े बहुत वो देखेंगे, तो उससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किस तरह से काम करती है। ये मैं आपके ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूं। देखिए, a company purchased a machine for rupees 4,80,000 on 1st Jan 2004 and spent 20,000 on its erection. It was estimated that scrap value will be 25,000. Additions are made on 1st January 2006 to the value of 2 lakh. Residual value 15,000. Further additions are made on 1st July 2007 to the value of 1,08,000. Residual value rupees 8,000. The working life of machine is 20 years. 20 साल तक मशीन काम करेगी। मान लीजिए हमें कहा गया कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, for 4 years if company charged depreciation through straight line method and accounts were closed on 31st of December for each year। ठीक है भाई, हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होते हैं और आपको 4 साल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीनरी अकाउंट है वो बनाना है। अब प्यारे बच्चों बात को समझेंगे कि सबसे पहले बात देखो, कंपनी ने मशीन परचेज करी है 4,80,000 की। जब भी आपने कोई मशीन परचेज करी है कंपनी के लिए या घर के लिए कैसे भी, तो एक बेसिक सा रूल ये होता है कि उस मशीन को लाना, उसको इंस्टॉल करना, उसको लगाना, उसमें जितने भी खर्चे हैं ना उन सभी को कैपिटलाइज्ड करा जाता है। कैपिटलाइज्ड का मतलब उस मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। आपने कार खरीदी, कार के लिए आपने इंश्योरेंस दिया, रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया, ये दिया, तो वो थोड़ी आप कार की वैल्यू में ऐड नहीं करोगे, वो ऐड करके जो फाइनल ऑन रोड कीमत आप देखते हैं ना, तो सेम ऐसा यहाँ पे है। उनको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड करते हैं। लेकिन आपने कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी और सेकंड हैंड मशीनरी आपने खरीदी जिससे उसके बाद उसमें आपने हैवी रिपेयरमेंट करवाई, जिसके बाद उसकी वर्किंग कंडीशन इंक्रीज हो गई, तो भी उसे कैपिटलाइज करा जाएगा। लेकिन
आपने नॉर्मल मान लो मशीन खरीद ली है, उसके बाद कभी उसमें कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग वगैरह करवाया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेजा जाएगा, उस टाइम वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। ये अभी किस नेचर का खर्चा है? कैपिटल नेचर का। तो सबसे पहले आपको हम बनाना शुरू करेंगे मशीनरी अकाउंट। ये क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप पर भी सेंड कर दिया है। यहाँ डेट आ जाएगी बेटा, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज, यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज। तो जब भी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो देखो हमने पहली एंट्री क्या करी थी, हमने करी जब भी हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं एंटर होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये है मशीनरी का डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो अब हम सबसे पहली जो एंट्री करेंगे वो एंट्री हमारे पास हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा टू कैश या हम टू बैंक इसको कर सकते हैं। आप चाहो तो ये 4,80,000, तो ये है 1 जनवरी 2004 को। तो जो हमारा ईयर है वो यहाँ पे है 2004 और जो एंट्री है वो है 1 जनवरी को टू बैंक, और ये हो जाएगी कितने की? 4,80,000। कोई डाउट? आगे 1 जनवरी को ही टू बैंक 20,000, क्योंकि उसको हमने कैपिटलाइज्ड कर दिया। अब देखिए इस साल कुछ भी नहीं हुआ, अगली जो एंट्री हो रही है वो कब हो रही है? 1 जनवरी 2006 को। इस साल तो हमने कुछ भी नहीं करा ना, तो इस साल के लिए अभी हम क्या करेंगे, साल का जब एंड आएगा, एंड कब आता है? 31 दिसंबर को। अगर मान लीजिए ये 1 अप्रैल से 31 मार्च चलते तो हम कहाँ पे आ जाते? 31 मार्च पे। तो यहाँ पे हम करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है हमें? स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड के हिसाब से लगाना है। तो डेप्रिसिएशन इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन इसका बनता कितना है। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखो 5 लाख की एक मशीनरी खरीदी और 25,000 की वो बिक जाएगी स्क्रैप में। अच्छा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹25,000 ऑन, और जो ये कितने साल के लिए? टोटल वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल मशीन्स आर 20 इयर्स। 20 साल के लिए जो मशीनरी है वो यूज होनी है। तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो 5 लाख माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 20, तो 475 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ जाएगा ये? 23,750। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे 23,750। ठीक है भाई। अब तुम बात समझो कि 5 लाख रुपए की मशीनरी थी, इस 5 लाख रुपए की मशीनरी में से 23,750 की डेप्रिशिएट हो गई, तो बची कितनी? 31/12 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 5 लाख में से 23,750 हम लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,76,250। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया मशीन का एज 31 दिसंबर 2004। ठीक है भाई। अब अकाउंट को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ये मैं रब कर रहा हूं।
चलिए सो अब ये कौन सा सन आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 2005 1 जनवरी। सबसे पहले तो 1 जनवरी को हम क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रो डाउन, जो ये बैलेंस है इसको यहाँ उठा के ले आएंगे, तो ये बैलेंस आ जाएगा 4,76,250। क्वेश्चन में देखिए क्या हमने 2005 में कोई एंट्री करी है? नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, सीधा 2006 में नेक्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे हम 31 दिसंबर को सीधा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम किससे लगा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से। तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू रहेगी वो एज इट इज ये रहेगी, तो 23,750 और 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसमें से ये बैलेंस हम लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? 4,52,500। 476,250 और यहाँ भी बच जाएगा 476,250। अब ये आ जाएगा 2006 और 2006 में 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रोट डाउन, तो ये जो बैलेंस है एज इट इज यहाँ पे जाएगा 4,52,500। तो 4,52,500 है, तो इसको हम लोग अब 26 जो 2006 में हमारे पास कुछ और भी है, हमने 1 जनवरी को ही 2 लाख रुपए की एक मशीनरी परचेज करी है। तो 1 जनवरी को ही हम आ जाएंगे टू बैंक या कैश, कितने रुपए? 2 लाख। और 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। तो देखो जो पुरानी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 23,700, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी साल के बिल्कुल शुरुआत में एक और नई मशीनरी हमने परचेज कर ली है 2 लाख रुपीज की, जिसकी रेसिडुअल वैल्यू है 15,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? इसका भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20 सालों के लिए। तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा वो? 2 लाख माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 85,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 85,000 को 20 से डिवाइड करेंगे 4250। ठीक है भाई? हाँ जी, सॉरी, हाँ 1,85,000 है, तो ये आ जाएगा 9250। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट रुको। देखिए इसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख है, और रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू 15,000 है। स्क्रैप वैल्यू तो लेस ही करते हैं ना हम, स्क्रैप वैल्यू, हाँ। रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एक ही होती है, यानी जो मशीन जब एब्सोल्यूट हो जाएगी तो कितने में कबाड़े के भाव जाएगी, समझ गए? तो वो है, ये वो नहीं है इरेक्शन वाला, नहीं है जो सबसे पहले वाला देख रहे थे ना, इंस्टॉलेशन नहीं है ये है स्क्रैप। तो ये हो जाएगा 9,250, और इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 30, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 32,950। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, 23,750 था ये, तो ये हो जाएगा 33,000 ही हो जाएगा। ये था 23,750, इधर है ना 23,750, तो ये हो जाएगा कितना? 33,000। अब बेटा 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो पहली मशीनरी कितने की बचेगी?
बेटा 4,52,500 में से 23,750 हम लेस कर देंगे तो पहली मशीनरी की वैल्यू कितनी बचेगी बताना एक बार, कैलकुलेट करो। और सेकंड की भी कैलकुलेट करो, 2 लाख में से 9,250 लेस करो। 4,20,750 और सेकंड 1,90,750, इन दोनों को ऐड कर दो 6,19,500। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,52,500, 6,52,500 और ये आ गया अभी 2006 चल रहा था, अब आ जाएगा हमारे पास 2007। तो 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रोट डाउन, फर्स्ट सेकंड 4,28,750, 1,09,750, 6,19,500। अब देखिए 2007 में क्या रखा है, फर्दर एडिशंस आर मेड ऑन 1 जुलाई 2007 to the value of 1,08,000, रेजिडुअल वैल्यू 8,000। तो हमने 1 जुलाई को और मशीनरी परचेज करी है और जो 1 जुलाई को हमने मशीनरी परचेज करी है उसकी वो कितने रुपए की है, 1,08,000 की। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अच्छा, आप जब एग्जाम में करेंगे तो इसको रब नहीं करना, इनको वर्किंग नोट में दिखाना है नीचे, ठीक है ना, वर्किंग नोट में दिखाना है, आप मतलब इसको रफ में नहीं दिखाना, ये इट इज अ पार्ट ऑफ फेयर वैल्यू। तो 1 जुलाई को टू बैंक 1,08,000। अब 31 दिसंबर को हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 23,750 का था, पहले से चलता आ रहा था। दूसरी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है 9,250 और जो थर्ड मशीन है उस पर अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे 1,08,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 20। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आ गया, 5 साल है पूरे साल का। यहाँ पे मशीनरी कितने दिन यूज करी है, जुलाई में परचेज करी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 2,500 रुपए। टोटल करो बेटा इन तीनों को, कितना जाएगा बताना जरा। 35,500। अब यहाँ पे 31/3 में बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो पहले मशीन की वैल्यू निकालो, दूसरी की वैल्यू निकालो, तीसरी की। पहले की 4,05,000, सेकंड की 1,81,000 और थर्ड की 1,08,000 में से 2,500 लेस कर दो, 1,04,500। तीनों का टोटल कर दो, कितना हो गया, ये जाएगा 6,92,000 आना चाहिए, देखना एक बार 6,92 आ रहा है इसमें। तो 5 और 5 10, या तो फिर इसमें गलती हुई है, 19750 में से ये लेस करना 9250। चलो कोई नहीं, जो भी हो देख लेना, ये आपका
चलो कोई नहीं, एक बार आप लोग इसको चेकआउट कर लेना जितना भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जो परचेज करिए वो इस साइड, सेल करिए उस साइड, इस तरह से हम चलते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। आगे इसमें हमें बनाना होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी अपने आप में बहुत आसान होता है। चलो 1,05,500। आगे हमें बनाना होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने आप में बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। देखिए भाई क्या है कि सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुआ ना, कितने रुपए चार्ज हुआ, 23,750। तो हम यहाँ पे ये था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है एंट्री क्या होती है, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे किसकी वजह से, टू मशीनरी। कितने रुपए है, और ये पैसा डायरेक्ट ये 31/12 को है, 31/12 को सीधा ये चला जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम एज इट इज। इसी तरह अगले साल का 31/12 टू मशीनरी, अगले साल का भी डेप्रिसिएशन इतना ही था और सीधा ही चला जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस में। उससे अगले साल का डेप्रिसिएशन उधर, उसके अगले साल का इधर। तो एज इट इज है, इसको आपको करके देखना है। तो आज के लिए अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में इतना ही है। इकोनॉमिक्स का लेक्चर अभी हम शुरू करते हैं थोड़ी देर में।